नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, जेटेट से संबंधित हमारा जो क्रम चल रहा है हिंदी का, उसमें से जो आज का क्लास होने वाला है वह साधारणीकरण से होने वाला है। किससे होने वाला है? साधारणीकरण से आज का क्लास हमारा होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलिए आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह सिलेक्टेड व मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आपको यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है साधारणीकरण का क्या अर्थ होता है। ये जो साधारणीकरण है उसका क्या अर्थ होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सामान्यीकरण, दूसरा है विशेषीकरण, तीसरा है अद्वितीयता, तीसरा है विश्लेषण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साधारणीकरण का जो अर्थ है वह है सामान्यीकरण। ठीक है, क्या है? सामान्यीकरण। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है साधारणीकरण सिद्धांत का संबंध किससे है। ये जो सिद्धांत है इसका संबंध किससे है, ये प्रश्न है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह है रस सिद्धांत, दूसरा है ध्वनि सिद्धांत, तीसरा है अलंकार सिद्धांत और जो चौथा है वह है रीति सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका जो संबंध है वह है साधारणीकरण का, वह रस सिद्धांत से संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा। अगले प्रश्न में कह रहा है साधारणीकरण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्रमुख है। जब साधारणीकरण का प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा तत्व प्रमुख है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है काव्यगत अलंकार, दूसरा है श्रोता की अनुभूति, तीसरा है कवि का उद्देश्य, चौथा है भाषा की शैली। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? श्रोताओं की अनुभूति साधारणीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख तत्व को दर्शाता है या निभाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा। इसमें कह रहा है साधारणीकरण किस सिद्धांत से संबंधित है। साधारणीकरण जो है वह किस सिद्धांत से संबंध रखता है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है नाट्यशास्त्र, दूसरा है साहित्य दर्पण, तीसरा है रस सिद्धांत, चौथा है काव्य प्रकाश। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा। इसमें कह रहा है साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। क्या है प्रश्न? जो साधारणीकरण है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है आचार्य भरत, दूसरा है मम्मट, तीसरा है आनंदवर्धन, चौथा है विश्वनाथ। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसने किया, आचार्य भरत जी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छठा। इसमें कह रहा है साधारणीकरण सिद्धांत के अनुसार कौन सी अनुभूति सामान्य हो जाती है। ऐसा कौन सा अनुभूति है जो सामान्य हो जाती है साधारणीकरण सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह है व्यक्तिगत, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है सार्वभौमिक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। साधारणीकरण सिद्धांत जो है वह
सार्वभौमिक अनुभूति को सामान्य हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण किस प्रकार कार्य करता है। ये जो रस सिद्धांत है इसके अंतर्गत साधारणीकरण जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है, ये प्रश्न है। चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है व्यक्तिगत अनुभूतियों को व्यापक बनाना, दूसरा है काव्य का वर्णन, तीसरा है श्रोताओं को शिक्षित करना, चौथा है केवल कलाकार की भावनाओं को व्यक्त करना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। व्यक्तिगत अनुभूतियों को व्यापक बनाना रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण का कार्य के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 8वां, साधारणीकरण का प्रयोग किसके लिए होता है। ये जो साधारणीकरण है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कला के गुण को परिभाषित करने के लिए, दूसरा है साहित्य में रस उत्पन्न के लिए, तीसरा है शब्दों की शक्ति बढ़ाने के लिए, चौथा है विचारों को व्यक्त करने के लिए। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। साहित्य में रस उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है साधारणीकरण का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9वां। उसमें कह रहा है कि सिद्धांत के अनुसार काव्य में साधारणीकरण होता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार काव्य में साधारणीकरण होता है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अभिव्यंजनावाद, दूसरा है प्रत्यक्षवाद, तीसरा है आदर्शवाद और जो चौथा हो जाता है वह हो जाता है प्रतीकवाद। ठीक है, क्या है चौथा? प्रतीकवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के अनुसार काव्य में साधारणीकरण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां। उसमें कह रहा है साधारणीकरण के बिना काव्य में क्या उत्पन्न नहीं हो सकता। ये जो साधारणीकरण है उसके बिना काव्य के अंतर्गत क्या उत्पन्न नहीं हो सकता, ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अर्थ, दूसरा है रस, तीसरा है अलंकार और जो चौथा है वह है ध्वनि। इसका राइट जो आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 30 राइट आंसर। ठीक है, साधारणीकरण में रस के बिना काव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण कैसे इसमें कह रहा है साधारणीकरण से कवि को कौन सा उद्देश्य सफल होता है। जो कवि लोग होते हैं उनका कौन सा उद्देश्य पूर्ण होता है साधारणीकरण से। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सामाजिक सुधार, दूसरा है भावों का विस्तार, तीसरा है व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति, तीसरा है नैतिक शिक्षा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। क्या है? भावों का विस्तार उद्देश्य सफल होता है साधारणीकरण के द्वारा कवियों का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण की प्रक्रिया में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो साधारणीकरण की प्रक्रिया है इसमें किसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है श्रोता, दूसरा है कवि, तीसरा है रचना, चौथा है आलोचक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। साधारणीकरण की प्रक्रिया में श्रोताओं को प्रमुख माना जाता है या महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13वां। इसमें कह रहा है
साधारणीकरण में कौन सा भाव साधारणीकृत होता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है सामाजिक और जो चौथा है वह है सांस्कृतिक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? बी इज राइट आंसर। ठीक है, साधारणीकरण में भाव साधारणीकृत होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण किस रस के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा रस है जिसके साथ साधारणीकरण का ज्यादा लगाव है? ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है हास्य रस। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये जो साधारणीकरण है वह श्रृंगार रस के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण सिद्धांत का मुख्य या कह लीजिए प्रमुख लक्ष्य क्या है? किसका? साधारणीकरण सिद्धांत का। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मनोरंजन, दूसरा है ज्ञान प्रदान करना, तीसरा है भावों की सार्वभौमिकरण, तीसरा है सांस्कृतिक जागरूकता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साधारणीकरण में का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य जो होता है वह होता है भावों का सार्वभौमिकरण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण की प्रक्रिया में श्रोता क्या करता है? ये जो प्रक्रिया है साधारणीकरण में, इसकी में श्रोता क्या करता है, इसमें श्रोता का क्या रोल होता है, ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भावों को व्यक्त करता, दूसरा है भावों को महसूस करता है, तीसरा है भावों का विश्लेषण करता है, चौथा है भावों को अस्वीकार करता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भावों को महसूस करता है साधारणीकरण की प्रक्रिया में श्रोतागण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण की प्रक्रिया में काव्य का कौन सा पहलू प्रभावी होता है? ये जो साधारणीकरण की प्रक्रिया है इसमें काव्य का कौन सा पहलू प्रभावी होता है, यह ऐसा प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भाषा, दूसरा है अलंकार, तीसरा है भावना और जो चौथा है वह है शैली। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भावना राइट आंसर है। ठीक है, साधारणीकरण की प्रक्रिया में काव्य में भावना पहलू प्रभावी होता है। क्या होता है? भावना पहलू प्रभावी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह 18वां। इसमें कह रहा है किस रस में साधारणीकरण की प्रक्रिया में सबसे जटिल होता है? ठीक है, किस रस में? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है श्रृंगार, दूसरा है वीर, तीसरा है विभत्स रस, चौथा है शांति रस। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विभत्स रस में साधारणीकरण की प्रक्रिया सबसे जटिल होती है। ठीक है, ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, या देखिए आपको ये प्रश्न परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा जो आपको अंक दिला के जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19वां। इसमें कह रहा है रस का अनुभव किस प्रक्रिया के माध्यम से साधारणीकृत होता है? ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसमें रस का अनुभव साधारणीकृत होता है? ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं।
इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अतिक्रमण, दूसरा है प्रतीकात्मकता, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा है विश्लेषण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? सामान्यीकरण रस का, ठीक है, रस का अनुभव सामान्यीकरण प्रक्रिया के माध्यम से साधारणीकृत होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20वां। इसमें कह रहा है काव्य का साधारणीकरण किसकी सहायता से होता है? जो काव्य होता है उसके अंतर्गत ये जो साधारणीकरण होता है वह किसकी सहायता से किया जाता है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है ध्वनि, दूसरा है अलंकार, तीसरा है रस, चौथा है शैली। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रस के द्वारा काव्य का साधारणीकरण किया जाता है। किसके रस सहायता से? रस की सहायता से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण की प्रक्रिया में कवि का क्या योगदान होता है? जो कवि लोग होते हैं साधारणीकरण की प्रक्रिया में इनका क्या योगदान रहता है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भावों का निर्माण करना, दूसरा है भावों को व्यापक बनाना, तीसरा है भावों को सीमित करना, चौथा है भावों को नष्ट करना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? भावों को व्यापक बनाना। कवि का जो योगदान होता है साधारणीकरण में वह भावों को व्यापक बनाना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण सिद्धांत किसने विस्तृत किया है? ऐसा कौन सा विद्वान थे जिन्होंने विस्तार किया है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मम्मट, दूसरा है आनंदवर्धन, तीसरा है विश्वनाथ, चौथा है भट्टनायक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भट्टनायक जी ने इस सिद्धांत का विस्तृत किया है। किस सिद्धांत का? साधारणीकरण सिद्धांत का। ठीक है साथियों, ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 23वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण सिद्धांत का मुख्य केंद्र क्या है? ये जो साधारणीकरण सिद्धांत है इसका मुख्य केंद्र क्या है, ये प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भाव, दूसरा है विचार, तीसरा है अलंकार, चौथा है भाषा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। साधारणीकरण सिद्धांत का जो मुख्य केंद्र होता है वह होता है भाव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 24वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व कवि और श्रोता के बीच सेतु का कार्य करता है? ये जो साधारणीकरण प्रक्रिया है इसमें कौन सा तत्व ऐसा है जिसके माध्यम से कवि और श्रोताओं के बीच सेतु मतलब पुल का काम करता है? ठीक है, चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अलंकार, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है भाषा, चौथा है रस। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? रस सेतु के माध्यम से काम करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण की प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होता है? ये जो साधारणीकरण है इस प्रक्रिया में अंतिम परिणाम क्या होता है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है नैतिकता का उदय, दूसरा है श्रोताओं की तृप्ति, तीसरा है भावों का सार्वभौमिक अनुभव, चौथा है कवियों की अभिव्यक्ति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, भावों का सार्वभौमिक अनुभव साधारणीकरण का प्रक्रिया की अंतिम परिणाम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26वां। इसमें कह रहा है साधारणीकरण
किस प्रकार का अनुभव कराता है। ये जो साधारणीकरण है ये किस प्रकार का हमें अनुभव प्रदान करता है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है व्यक्तिगत, दूसरा है विशिष्ट, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है सार्वभौमिक। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? डी इज राइट आंसर, सार्वभौमिक कराता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है साधारणीकरण की प्रक्रिया के तहत श्रोता किसे अनुभव करता है। ये जो श्रोता लोग होते हैं वह किसे अनुभव करता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? साधारणीकरण के अंतर्गत। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कवि के निजी भावों को, दूसरा है सार्वभौमिक भावों को, तीसरा है समाज के भावों को, चौथा है व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? सार्वभौमिक भावों को श्रोता अनुभव करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28वां। ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये जो प्रश्न है इसमें कह रहा है साधारणीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार काव्य को प्रभावशाली बनाता है। ये जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से काव्य को प्रभावशाली बनाता है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह अलंकार के माध्यम से, दूसरा है भावों की व्यापकता के माध्यम से, तीसरा है शब्दों की शक्ति से, चौथा है व्यक्तिगत से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे मुझे। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं हम। हमारा जो कल का टॉपिक होने वाला है वह काव्य हेतु से होने वाला है। ठीक है, किससे होने वाला है? काव्य हेतु से होने वाला है। कल मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू। शुभ रात्रि।